बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन और सामिईन, आज हमारे सबक का 10वां दिन है। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे मदरसे के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई अपडेट, हर नया सबक आप तक पहुंचता रहे। तो नाज़रीन, आइए सबक के ताल्लुक़ से बात करते हैं। हम इससे पहले के असबाक में जो पढ़े हैं वो हरूफ तहज्जी यानी हरूफ हिजाइया क़ुरानिया हम मुकम्मल कर चुके हैं, और हमने अलग से स्पेशल हरूफ मुस्तालिया अलग से पढ़ाया और रिकॉर्ड करके आप हजरात तक वीडियो पहुंचा दी है। जो लोग ऑनलाइन ज़ूम ऐप के ज़रिए से हमसे सबक पढ़ते हैं वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह हरूफ की पहचान अच्छी तरह से कर चुके हैं, वो नुक्तों को भी पहचान चुके हैं। मैंने उनका इम्तहान भी लिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हरूफ की पहचान आसानी से कर सके। तो जो लोग ज़ूम ऐप के ज़रिए से नहीं पढ़ते हैं, बहुत से अहबाब हैं जो नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी दुश्वारी की वजह से, वक्त की तंगी की वजह से ज़ूम ऐप पर सबक नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल सबक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप मुफरदात में यानी अलग अलग हरूफ लिखे हुए हैं, अलिफ बा ता सा वगैरह, तो आप इनको आसानी से पहचान ले रहे हैं। लेकिन यही हरूफ जब मुरक्कबात में जाएंगे, जब मिला कर के हरूफ लिखे जाएंगे, यानी अलिफ किसी हरफ से मिलाकर लिखा गया, बा किसी हरफ से मिलाकर लिखा गया, ता सा वगैरह, ये हरूफ जब एक दूसरे से मिलाकर लिखे जाएंगे तो इनके लिखने का तरीक़ा बदल जाएगा। तो वहाँ पर हम और आप इन हरूफ को उसी वक्त पहचान सकते हैं जब हम और आप नुक्तों को अच्छी तरह से हम समझ लें कि किस हरफ पे कितना नुक्ता होता है, ऊपर कितना नुक्ता होता है, नीचे कितना नुक्ता होता है, पेट में कहाँ किस जगह नुक्ता है। जब हम और आप इन नुक्तों को अच्छी तरह से पहचान लेंगे, समझ लेंगे, तो मुरक्कबात में हमारे लिए हरूफ को समझना पढ़ना आसान हो जाएगा। तो नाज़रीन, तो हम सबक शुरू करते हैं। सबसे पहला हरफ हरूफ तहज्जी का अलिफ है। ये नुक्तों से खाली है, इस पर कोई निशान कोई बिंदी नहीं है। अगला हरफ जो है वो बा है। बा के नीचे एक नुक्ता होता है। जब ये हरफ बा मिला कर लिखा जाएगा तो आप इसके नीचे एक नुक्ता हो तो पहचान लें कि ये बा है। अगर मुरक्कबात में जब हरूफ मिला कर लिखे जाएंगे तो अगर यही बा का नुक्ता ऊपर चला जाए तो फिर वो नून बन जाएगा, अब वो बा नहीं रहेगा। तो इसलिए इन नुक्तों को हमें फ़र्क को वाज़ेह करना है, ये समझना है, याद करना है। तो नाज़रीन, अगला हरफ जो है वो ता है। ता के ऊपर दो नुक्ता होता है। अगर जब इस हरफ को मिलाकर लिखा जाएगा तो अगर यही ता का नुक्ता जो दो ऊपर है ये नीचे आ जाए तो ये ता या बन जाती है। तो नाज़रीन, अगला जो हरफ है सा है। सा के ऊपर तीन नुक्ता होता है। इसके तीन नुक्तों वाला हरफ एक शीन है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि सा में कोई दांत नहीं, वो डायरेक्ट लिखा जाएगा, और शीन के अंदर तीन दांत होते हैं। तो ये फ़र्क है सा और शीन के अंदर। तो अगला हरफ नाज़रीन जीम है। जीम के पेट में एक नुक्ता है मुफरद में, लेकिन अगर यही जीम जब मिलाकर लिखा जाएगा तो इसका नुक्ता जीम के नीचे आ जाएगा, और अगर यही नुक्ता एक ऊपर चला जाए तो वो खा बन जाएगा। तो इसको हमें आपको याद रखना है। इसी तरह से जीम हा खा ये तीन हरफ हैं, इनको लिखने की शक्ल इनकी एक है, लेकिन हा खाली है, उस पर कोई नुक्ता नहीं होता है। तो जीम पर एक नुक्ता नीचे लिखा जाएगा मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ में, और यही नुक्ता अगर ऊपर चला जाएगा तो वो हा बन जाएगा। तो नाजरीन, आगे चलते हैं। अगला हरफ दाल है। दाल नुक्तों से खाली होता है, उसकी शक्ल को हमें याद रखना है। अगर इसी दाल के ऊपर एक नुक्ता लग जाए तो वो दाल जाल बन जाएगी। तो ये हमें याद रखना है कि दाल नुक्तों से खाली है, जाल पर एक नुक्ता है। अगला हरफ रा है और ज़ा। इन दोनों हरूफ के लिखने की शक्ल एक है। रा नुक्तों से खाली है और ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है। तो इसको याद रखेंगे। तो आगे चलते हैं। सीन और शीन, ये दो हरफ एक शक्ल के हैं। सीन नुक्तों से खाली है और शीन के ऊपर तीन नुक्ता है। अगला हरफ
صاد اور ضاد ہے، یہ دو حرف ایک ہی شکل کے لکھے ہوئے ہیں، ملا کر بھی لکھے جائیں گے جب بھی ان کی شکل ایک ہی ہوگی، تو فرق یہ ہوگا کہ صاد نقطوں سے خالی ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اگلا حرف طا اور ظا ہے، طا نقطوں سے خالی ہے، ظا بھی اسی شکل کا ہے لیکن ظا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، اس نقطے کو یاد رکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، عین اور غین، یہ دو حرف ایک شکل کے ہیں، یہ دو حرف ایک شکل کے ہیں، عین نقطوں سے خالی ہے اور غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، فا اور قاف، یہ دو حرف تو مفرد یعنی اکیلے لکھے ہوئے تو شکل الگ ہے لکھنے کی، لیکن اگر یہی حرف مرکبات میں جائیں گے تو دونوں کو لکھنے کا طریقہ ایک ہوگا، وہاں ہمیں آپ کو فرق سے یاد رکھنا پڑے گا کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں، کاف یہ حرف نقطوں سے خالی ہے اور لام بھی نقطوں سے خالی ہے، میم بھی نقطوں سے خالی ہے۔ میم کی لکھائی کا طریقہ آپ یاد رکھیں گے، لیکن جیسے آپ مفرد میں پڑھے ہیں جب یہ مرکب میں جائے گا تو شکل بدل جائے گی، وہاں پر آپ کو انشاءاللہ ہم سمجھا دیں گے۔ میم کے بعد آتا ہے نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، میں نے بتلایا تھا کہ نون کا جب ملا کر مرکبات میں جائیں گے تو اگر یہ نقطہ اوپر ہو تو نون بنے گا، اگر یہی نقطہ نیچے آ جائے تو یہ حرف با بن جائے گا۔ تو آگے چلتے ہیں، واو یہ بھی خالی ہے نقطوں سے، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ ہا یہ بھی نقطوں سے خالی ہے، حمزہ کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے سروں کو یاد رکھیں کہ جب مرکبات میں ہم جائیں گے تو عین اور حمزہ یہ دونوں کی شکل ملتی جلتی نظر آئے گی، لیکن عین جب لکھا جائے گا تو اس کی جو نیچے کی جو لکیر ہوگی، یہ گول دائرہ بنانے کے بعد جو گول دائرہ بنے گا تو اس کے اوپر نیچے ایک لکیر جاتی ہے، تو وہ اگر لکیر لمبی ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں گے یہ عین ہے، اگر وہ چھوٹی سی ہے، اس کا نیچے کا جو سرا ہے عین لکھنے کے بعد جو سرا نیچے جا رہا ہے اگر وہ چھوٹا سا ہے تو وہ حمزہ ہوگا، اس فرق کو یاد رکھیں گے۔ آگے جو ہے آخری حرف یا ہے، یا کے لکھنے کا دو طریقہ ہے، ایک یا گول لکھی جاتی ہے اور ایک یا لمبی لکھی جاتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ گول یا جو ہے تو وہ قرآن شریف میں شروع دور سے ہے، لیکن لمبی والی جو یا ہے وہ شروع سے نہیں ہے بلکہ وہ بعد میں اس کو لگایا گیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں جب ضرورت سمجھیں گے تو آپ گفتگو کریں گے۔ تو یا کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے، تو میں نے بتلایا تھا شروع میں کہ اگر تا کے اوپر دو نقطہ ہے، اگر یہی نقطہ نیچے چلا جائے تو یہ تا یا بن جائے گی، اور یا کا نقطہ اوپر چلا جائے تو یہ یا تا بن جائے گی۔ تو ناظرین ہمیں ان نقطوں کے ساتھ حروف کے فرق کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم آگے آسانی سے صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔